यहाँ से शुरू करें ना। बच्चों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में इस्लाम धर्म का आगमन। तो अभी तक हम आप लोगों को बताएं कि मोहम्मद साहब कहाँ पैदा हुए थे। मोहम्मद साहब मक्का में पैदा हुए थे 570 ईस्वी में। 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए, उसको हिजरत कहते हैं। और 630 ईस्वी में उनकी शिक्षाओं के बारे में भी आपको बताया। उसके बाद भारत में के लोगों का इस्लाम धर्म के लोगों से कैसे परिचय हुआ उसके बारे में व्यापारियों द्वारा, आक्रमणकारियों द्वारा, और जो ईरानी शरणार्थी आए थे उसके द्वारा भी हुआ। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध पर आक्रमण था, उसने वहाँ के राजा दाहिर को हरा करके अरबों की सत्ता स्थापित की, जो तुर्क आक्रमण थे। अभी आज हम आपको बताएंगे कि तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक शक्ति कैसी थी। उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष में 100 से अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयाँ या राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग कहा जाता है। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गए। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था। अब समझिए, जब तुर्क आक्रमण के समय जब तुर्क भारत में आए, इस्लाम का आगमन हुआ, कोई शक्तिशाली शासक नहीं। 11वीं शताब्दी में नहीं, 11वीं शताब्दी में, ये समझिए ये 20वीं शताब्दी चल रही है, 11वीं शताब्दी की बात बताई जा रही है आप लोगों को। भारतवर्ष में 100 से अधिक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त है, यानी भारतवर्ष में 100 राज्यों में विभक्त हो चुका है, जिन पर कई छोटे बड़े राजा, जो 100 राज्य थे तो 100 छोटे बड़े राजा सामंत शासन करते, अधिकांशतः राजपूत, इसलिए इस युग को राजपूत युग कहा जाता है। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक, जो इनके शासक तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत में अपने निजी हितों की पूर्ति राज्य विस्तार में संलग्न, जिसके परिणाम राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई थी, मतलब राजनीतिक अव्यवस्था थी, बढ़ गई थी। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था, मतलब जब कोई एक चीज़ का निर्णय लेने की शक्ति किसी एक के पास नहीं थी, 100 लोगों में विभक्त थी, इसलिए अव्यवस्था ज़्यादा हावी थी। समाज जाति पात या भेदभाव के बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी। भारतीय समाज अपने खान पान और आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था, दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का न प्रयास किया गया और न ही लाभ उठाया गया। समाज में जाति पाति का भेदभाव बंधन का आधारित था। समाज में जाति व्यवस्था थी, बंधन था। इस समय जाति व्यवस्था में अधिक कठोरता आ गई थी। जो जाति व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें कठोरता आ गई थी। और भारतीय समाज में खान पान और आचार विचार को श्रेष्ठ समझता। जो भारतीय समाज था, अपने खान पान आचार विचार को श्रेष्ठ समझने की उसके अंदर एक आत्म संस्कृति की भावना था। तो दूसरे देशों में क्या, इससे परिचित होने का वो प्रयास नहीं कर रहे थे, नहीं लाभ उठा रहे थे, नहीं लाभ उठाया गया। अब देखिए तुर्क आक्रमण। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों का राज्य थे। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना आरंभ कर दिया। उन दिनों आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में कौन कौन राजपूत राजा थे? चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य, जिसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय तुर्कों ने, जो तुर्क थे उनका राज्य कहाँ कहाँ था? ईरान में था, अफगानिस्तान में था, तुर्किस्तान में था। तुर्कों का राज्य ईरान, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान में था। भारत ने अपना राज्य फैलाने के लिए भारत में उन्होंने आक्रमण करना आरंभ कर दिया, नहीं भारत पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण था मोहम्मद गजनी का भारत पर आक्रमण। गजनी का शासक महमूद गजनी या गजनवी राज्य का स्वामी था। ये राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। जो ये राज्य थे, जो गजनी का राज्य था, वो पैगंबर साहब के
ये उत्तराधिकारी और खलीफा के राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। इसके शासक सुल्तान कहलाए, इसलिए इन राज्यों को सल्तनत कहा गया। इसलिए इनके राज्यों को सल्तनत कहा गया। सल्तनत। तुर्क लोगों का पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य, जो अफ़गानिस्तान के महमूद गजनवी नाम का तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया, पर वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफ़गानिस्तान, खुरासान के क्षेत्र में ही तो दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। तुर्क लोगों का पहला बड़ा हमला गजनी के राज्य, जो अरब के लोग थे, उनका भारत पर पहला छोटे मोटे आक्रमण पहले भी हुए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा आक्रमण था वो गजनी के राज्य, जो मतलब अफ़गानिस्तान में महमूद गजनवी के नाम के तुर्क राजा ने किया। वो भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें जो थी, उसका टारगेट था, उसका लक्ष्य था ईरान, अफ़गानिस्तान, खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर गजनी राज्य को बढ़ाने में लगी थी। जब महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था तो वह भारत क्यों आया? अब प्रश्न ये उठता है कि जब मोहम्मद गजनवी भारत में राज्य करना नहीं चाहता था तो भारत में क्यों आया? इसलिए क्योंकि अपनी सेना बनाने के लिए उसे धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। उसे सेना के लिए धन की ज़रूरत थी, इसलिए वो भारत में आक्रमण किया। इस कोशिश में उसने सन 1000 से ईस्वी से लेकर 1025 तक में 17 बार विभिन्न राजपूत राजाओं पर आक्रमण किया। अब सोचिए, 1000 से सन से लेकर 1025 तक में 17 बार विभिन्न राजपूत राजाओं, मैंने 25 साल में उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया। उसने कई राजाओं को हराया और धन पर कब्जा किया। उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा और लूटा। उसने मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा और लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी हुई थी। जिन मंदिरों में धन और मठों में धन दौलत ज़्यादा थी, लूटा। इसमें सन 1025 में सोमनाथ का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। जो 1025 में उसने आक्रमण किया सोमनाथ का, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब देखिए, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण जो सबसे प्रसिद्ध है, देखिए सोमनाथ मंदिर कहाँ है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में के वेरावल में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में है। ये 12 जो हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं शिव जी के, उनमें से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। इस मंदिर को, ये इतना धनाढ्य मंदिर था कि जो भी आक्रमणकारी आते धन के लिहाज से इस मंदिर को लूटते थे। आधुनिक मंदिर का निर्माण जब लूट लिया, ये मंदिर नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। जो आधुनिक सोमनाथ में मंदिर है, उसका निर्माण हमारे देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार पटेल के प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। अब है अलरूबुनी। देखिए, जब लोग आए तो मैंने पहले भी बताया था कि उन लोगों के साथ विद्वान, कारीगर सभी लोग आए। तो उसी में मध्य एशिया का एक विद्वान आया, अलबरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। उसका मूल नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। उसका मूल नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था, जिसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ था। अलरबूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। वह भारत आया था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। और उसने जो भी भारत आया तो उसने यहाँ आकर संस्कृत भाषा, सोचिए, संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का जो अध्ययन किया। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहक़ीक़-ए-हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर विस्तार से जानकारी दी है। जो अलरबूनी ने किताब लिखी है, उस पुस्तक का नाम है तहक़ीक़-ए-हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत में की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का कैसा था, उसकी विस्तार से जानकारी दी है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का मतलब होता है समाज के रीति रिवाज और तौर तरीके। उसने अपनी किताब में क्या कहा है उसको हम नीचे पढ़ेंगे और आपको बताएंगे।
विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें पसंद नहीं थे। इन्हीं कारणों से उन्हें मलेच्छ कहते थे। जो भारत के लोग, हमने आपको पहले ही बताया कि भारत के लोगों में एक श्रेष्ठता की भावना आ गई थी। वो अपने खान पान और रहन के तौर तरीकों को श्रेष्ठ समझते थे। तो ये विदेशियों को लोग, यहाँ के लोग जो उस ज़माने में 11वीं शताब्दी के लोग थे, उनके तौर तरीके खान में दूसरे देशों के लोगों को इनके पसंद नहीं थे। इन्हीं कारणों से विदेशियों को यहाँ के लोग मलेच्छ कहते थे। जो बाहर के लोग आते थे उनको क्या कहते थे? भारत के लोग मलेच्छ कहते थे। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। जो भारत में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था थी, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके आधार पर व्यवसाय होते थे और भारत के लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था। वे एक थाल में नहीं खाते थे। देखा होगा इस्लाम के लोग एक ही थाली में खाना खाते, लेकिन भारत के लोग अलग अलग थाल में के लोग भोजन परोसा जाता था, वे एक थाल में नहीं खाते थे। भारत के में लोग दैनिक कार्यों को करने में सगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। देखते हैं अभी भी हमारे यहाँ आपके यहाँ ये देखा जाता है कि किसी चीज़ का मुहूर्त है कि नहीं है, शादी है, ब्याह है, मुंडन है, पूजा है, पाठ है, तो हम हिंदू लोग मुहूर्त देख के करते हैं। ये उसको उस ज़माने में भी महत्वपूर्ण मानता है। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास था। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि अनंत है और सर्व स्वतंत्र और शक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है, शासक है। हिंदू लोग ईश्वर के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, अनादि अंत तक है, मतलब ईश्वर का कोई शुरुआत तो कोई अंत नहीं, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सर्वज्ञ यानी सभी जगह है, सबसे बुद्धिमान यानी जीवंत है और जीवनदाता भी है। ईश्वर ही, हिंदू लोग मानते थे कि ईश्वर ही हमें जीवन देता है, वही हमारा शासक है। भारतीय खगोल और खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांतों के रूप में दी गई है। भारतीय जो खगोल है और खगोल विज्ञान की व्यवस्था 5 सिद्धांतों के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, पृथ्वी और ग्रह और उनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं। न जो खगोल विज्ञान के 5 सिद्धांत हैं, उसमें सिद्धांत में पहला है पृथ्वी और ग्रह और उनका आकार और घूमना। पहले अध्याय में पृथ्वी और ग्रह और उनके आकार और घूमने के बारे में बताया जाता है। दूसरे अध्याय में सूर्य और चंद्र ग्रहण बताया जाता है। तीसरे अध्याय में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया जाता है, जिसको हम कक्षा 6 में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़े भी हैं, आपको बताए भी हैं, पढ़ाया गया है। इसके पर्यवेक्षण के उपकरण व अन्य खगोलीय तथ्यों को भारतीय अवधारणाएं हैं। भारतीय गणितज्ञ व खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान का निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। भारतीय जो गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, योग्य थे, लेकिन इस ज्ञान के निष्कर्ष पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। पृथ्वी तत्व, अंतरिक्ष तथा समय, उनके विभाजन के पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी थी। जो पृथ्वी तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इनके साथ विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही मान्यता दी गई थी। इस प्रकार हम बच्चों आज आपको बताए कि भारत में तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। भारत की में कई छोटे छोटे राज्यों का शासन था, जिसमें चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य राजपूत राजाएं थे और वो आपस में फैले हुए थे। और अफगानियों का शासन ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान में था और वो इस तरह से भारत पर आक्रमण किए, जिसमें मोहम्मद गजनवी का आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था, जो 1000 से लेकर 1025 तक में 25 बार भारत पर 25 सालों में 17 बार वो भारत पर आक्रमण करता है। और जिसमें सोमनाथ का मंदिर को उसने विशेष तौर पर लूटा। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है और जिसकी फिर उसका पुनरुद्धार हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और सरदार पटेल के द्वारा किया गया और उसकी स्थापना, ज्योतिर्लिंग की स्थापना हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। अब कल हम आपको मोहम्मद गोरी के बारे में बताएंगे और ये पाठ समाप्त करेंगे।
विपिन बंद करो, नहीं हो रहा। विपिन बंद करो, नहीं हो रहा है बंद, बढ़ रहा है।